बहू, चल इन दोनों को पड़े रहने दे बिस्तर पे। बारिश का मौसम है, मस्त शराब पी कर आते हैं। चल बहू। अरे रुको, रुको तुम माँ। अरे लावण्या, रुको तो। ये कहानी है लावण्या की, जो एक बिगड़ी हुई सास है। वो दिन रात बस शराब और जुए के नशे में धुत रहती है। मिश्का और कुंदन की नई नई शादी हुई होती है, लेकिन वो अपनी सास के बिल्कुल विपरीत सीधे स्वभाव की होती है। बहू, ओ मिश्का रानी, मेरा ऑमलेट कहाँ है? अरे लावण्या, आज मंगलवार है और तुम अंडा खा रही हो। अरे तुम्हारे रीति रिवाज और उसूलों को मारो गोली। मुझे आज अंडा खाने का मन है और मैं खाऊंगी। ये लीजिए मॉम जी। खाओ खाओ। जो औरत एक सास होकर शराब पीती है, वो भला गलत दिन अंडा खा लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मैं ही बेवकूफ हूं। बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें। क्या कहो? अरे कुछ नहीं, लगता है तुम्हारे कानपुर में काफी मेल हो गया है। जाकर कान साफ करा लो। मॉम जी, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? पूजा का भोग तो मैंने चढ़ा दिया मंदिर में, और नाश्ता भी बन गया है सबका। अरे बहू, तू इतनी सीधी क्यों है? तो फिर क्या टेढ़ी रहे माँ? आय छछंदर, तू अपना काम कर। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ ना। बहू, इतना भी सर्वगुण संपन्न होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है? जा, आज तू दिन भर सो और पिक्चर देख, या फिर हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। और तू ये पल्लू हटा दे यार, इतना सुशील नहीं रहते, संस्कार बुरा मान जाएंगे। हाँ? मॉम जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन डैड जी और कुंदन क्या खाएंगे फिर? अरे ये दोनों क्या दान पुण्य करने के लिए कमाते हैं? अरे खा लेंगे खाना बाहर कहीं। लावण्या अपनी सीधी सादी बहू मिश्का को दिन भर थिएटर, मॉल और क्लब में लेकर जाती है, और साथ बैठकर शराब पीने को भी कहती है। पियो बहू पियो, जन्नत है जन्नत। एक बार पियोगी तो बार बार पियोगी। नहीं नहीं मॉम जी, मैं जानती हूँ कि ये शराब है और मैं इसे नहीं पीऊंगी। अरे बहू, क्यों इतना सोच रही है? देख, तू ना मुझे अपनी सास मत समझ। मैं तो तेरी सहेली जैसी हूं ना। बाकी सास बहू का रिश्ता तो बेलन झाड़ू और ताने तक सीमित रहता है, लेकिन हमारा रिश्ता तो पार्टीज, शराब और जुओ तक रहेगा। हैव फन बहुरानी बेबी। लावण्या की बातों में आकर मिश्का सिर्फ एक बार की बात समझकर शराब पी लेती है, लेकिन धीरे धीरे अब सास अपनी बहू को रोज क्लब ले जाती, और देखते ही देखते शराब और जुआ अब मिश्का की भी आदत बन जाते हैं। दोनों अब देर रात लड़खड़ाते हुए शराब के नशे में धुत घर लौटती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। लावण्या उठो, सुबह के 9 बज चुके हैं। मिश्का उठो, नाश्ता कौन बनाएगा? दोनों सास बहुत देर तक पार्टीज करते रहते हैं और शराब पीते रहते हैं। अपने साथ साथ माँ ने मेरी बेचारी भोली भाली बीवी को भी बिगाड़ दिया है। अरे क्यों सुबह सुबह सर पे चढ़ के चिल्ला रहे हो दोनों? जाओ ना दफ्तर, सोने दो हमें। हाँ यार कुंदन, जाओ ना, अपना नाश्ता खुद ही बना लो ना। धर्मेंद्र और कुंदन के लाख चिल्लाने पर भी जब दोनों सास बहू नहीं उठती, तो वो दोनों लावण्या और मिश्का पर बाल्टी भरकर पानी फेंकते हैं, जिससे दोनों एक झटके में ही उठकर बैठ जाती हैं। अरे निगाह दो, अक्ल के अंधो, ये कोई तरीका है किसी को नींद से उठाने का? हाँ? जाओ अब, चाहे पुलिस को बुला लो या लॉयर को, हम कुछ काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, सास बहू उठी, तैयार होकर मजे से नारियल पानी पीते हुए
अपना हैंगओवर उतारने लगी और वहां बेचारे दोनों पति रसोई में अपना नाश्ता बनाने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतने लगे और हालत बद से बदतर होने लगी। अब लावण्या और मिष्का ना घर का कोई काम करती, ना ही समय से घर वापस आती, और जब भी आती तो शराब के नशे में धुत। एक रात जब धर्मेंद्र और कुंदन ऑफिस से घर आते हैं तो सोसाइटी का वॉचमैन उन्हें रोक देता है। धर्मेंद्र साहब, कुंदन साहब, सेक्रेटरी साहब ने आज शाम की मीटिंग में ये कहा है कि आप दोनों की बीवियां यानी लावण्या मैम और मिष्का मैम दोनों को अपने देर रात शराब पीकर आने की आदत को छोड़ना होगा, वरना आपको ये सोसाइटी छोड़नी होगी। अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वॉचमैन की बात से कुंदन और धर्मेंद्र काफी परेशान हो जाते हैं। वो घर जाकर लावण्या और मिष्का को खूब डांटते हैं। बस बहुत हुआ, आज से तुम दोनों का घर के बाहर जाना बंद। अरे ऐसा कैसे? तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो लॉकडाउन लगा दोगे? ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। क्या मिष्का बहू? हाँ मॉम जी, एकदम करेक्ट कह रही हैं आप। तुम ज्यादा बकर बकर ना ही करो तो अच्छा है मिष्का। अरे कैसी बिगड़ी हुई सास हो तुम, अपने साथ साथ इस बेचारी मासूम सी मिष्का को भी बिगाड़ दिया। तो तुम पर भी कोई हीरे मोती नहीं जड़े हुए हैं? आए बड़े शहंशाह बनने। चल बहू, हमारी सहेलियां क्लब में हमारा इंतजार कर रही हैं और आज तो हम वन पीस पहनेंगे। अरे वही जो सेल से ऑनलाइन मंगवाया है। हाँ मॉम जी, लेट्स गेट रेडी। अपने पतियों की बातों को काटकर लावण्या और मिष्का दोनों वन पीस पहनकर क्लब में पार्टी करने चली जाती हैं। सच में मैं तो परेशान हो गया हूं इन दोनों की हरकतों से। अरे मुझे तो कभी कभी इस बात का डर सताता है कि अगर मिष्का के मायके वालों को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। समोसे के साथ जो चटनी आती है ना पापा, वैसा ही हाल कर देंगे और क्या। आप तो भली बात ही जानते हैं ना कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। उनकी फूल सी बच्ची को माँ ने कांटा बना दिया है। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये वही मिष्का है जिससे मैंने प्यार किया था। दोनों परेशान पति बेचारे करते भी क्या जब पत्नियां सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक शाम जब वो दोनों अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे थे तो अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तूफानी बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। शहर में हर जगह पानी भर गया और इस मौसम में भीगने की वजह से धर्मेंद्र और कुंदन को तेज बुखार आ जाता है। वो दोनों एक ही साथ बिस्तर पकड़ लेते हैं। लावण्या, हमें दवाई दे दो, हमें तेज बुखार है। हाँ माँ, और मिष्का प्लीज किसी डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ ना। हमें तो हो रहा है पार्टी के लिए लेट। सॉरी, लेकिन तुम दोनों को ना एकदम मामूली सा बुखार आया है। इसलिए एकदम ओवर रिएक्ट मत करो और चुपचाप अपना खुद का ख्याल रखो। है, बाय, टेक केयर। टेक केयर डैडी, टेक केयर डार्लिंग कुंदन। बहू चल, इन दोनों को पड़े रहने दे बिस्तर पे। बारिश का मौसम है, मस्त शराब पी कर आता है। यस मॉम जी, चलो। अरे रुको रुको तो माँ, मिष्का। अरे लावण्या रुको। पानी से भरी सड़कों पर लावण्या और मिष्का नशे में इधर से उधर घूम रही थी और पुलिस की वैन शहर में राउंड पर होती है, जिसके चलते उन दोनों को पुलिस रोक लेती है। ओ मैडम जी, इतनी रात इस तूफानी मौसम में तुम दोनों इकट्ठे जा रही हो? अरे अरे अरे, जिस शराब को देखो कितनी पी रखी है दोनों ने। पुलिस सर, ऐसे तूफानी मौसम में कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। हाँ मेरी बहू सही कह रही है।
अरे गिरफ्तार कर लो इन दोनों ने। 4 दिन हवालत की हवा खाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी ये दोनों की। क्या जमाना आ गया है भाई साहब, इससे ही कहते हैं घोर कलयुग। जहां गुंडों को गिरफ्तार करना चाहिए, वहां शराबी सास बहू को गिरफ्तार कर रहे हैं हम। पुलिस मिश्का और लावण्या को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठा देते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन में अगले दिन जब उन दोनों का नशा उतरकर उन्हें होश आता है। बहू, ये क्या, हम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। हाँ जी मैडम जी, फंस तो गई हो, और अभी 2 दिन और फंसी रहोगी। ओ नो, अब हम क्या करें? कुंदन और डैड जी तो कितना परेशान हो गए होंगे। हमें ना ये शराब पीना छोड़ ही देना चाहिए मॉम जी। पीते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन नशा उतरने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगतते हैं ना, वो बाय गॉड जानलेवा होते हैं। हाँ बहू, यू आर राइट। अब दोनों सास बहू और 2 दिन जेल में रहती हैं, जिसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और फिर जैसे ही वो दोनों जेल से छूटते हैं, तुरंत अपने घर वापस जाती हैं। देखना, अब मुझे देखकर ना मेरे पतिदेव धर्मेंद्र जी कितना खुश हो जाएंगे। मैं भी कुंदन को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मिस किया है मैंने उन्हें। दोनों सास बहू इसी खुशी में जैसे ही घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजा उनके पतियों ने नहीं, एक घूंघट वाली औरत ने खोला था। तुम कौन हो? इस घर की बहू। औरत की बात सुन दोनों सास बहू हैरान रह जाती हैं और तुरंत उसे साइड कर घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां एक और लड़की घूंघट ओढ़े बैठी थी, जिसे देख उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पतियों ने तो दूसरी शादी कर ली और वो दोनों अपनी अपनी नई बीवियों के साथ खड़े हैं। ये दृश्य देख लावण्या और मिश्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या से क्या हो गया? धर्मेंद्र जी, आप मुझे इतनी आसानी से भूल गए। अरे कुंदन बेटा, तू अपनी सगी माँ को भूलकर अपनी सौतेली माँ को अपनाएगा क्या? अरे आप जैसी माँ होने से अच्छा तो यही है। तुम दोनों ने हमारे ही नहीं बल्कि सोसाइटी वालों का भी जीना दुश्वार कर रखा था, और अब जब हमने तुम दोनों को छोड़कर दूसरी शादियां कर ली है, तब तुम दोनों होश में घर वापस आ गई। वाह जी वाह, गजब है। लावण्या और मिश्का दोनों भी घबरा जाती हैं और रोने लगती है। ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मुझे शराब और जुए से जुदा होना मंजूर है, लेकिन अपने पति से नहीं। मुझे भी आई एम सॉरी कुंदन। जाने अनजाने में हम दोनों से बहुत कुछ बिगड़ा है, और सबसे बड़ी गलती तो मैंने यह कर दी कि मैंने मेरी भाग्यवान और भाग्यशाली बहू को भी बिगाड़ डाला। लेकिन अब हम दोनों वादा करते हैं कि एक अच्छी बीवी बनेंगे, और कुंदन, मैं एक अच्छी माँ भी बनूंगी, और मिश्का, तेरे लिए भी मैं एक प्यार करने वाली गुणवान सास बनूंगी, शराबी नहीं। बस एक मौका दे दो। यस, वन लास्ट चांस प्लीज। दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हैं और फिर अचानक से वो दोनों नई बीवियां वहां से चली जाती हैं। अरे, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? जिन्हें जाना चाहिए वो जा रहे हैं, और जिन्हें आना चाहिए वो अब आएंगे। लावण्या, मिश्का बहू, ये सब हमारा नाटक था, तुम दोनों को ये एहसास दिलाने कि तुम दोनों ने कितनी गलतियां की है, और खास करके अपनों का कितना दिल दुखाया है। हरकतों से तो आप दोनों बिगड़ी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि दिल से माँ मुझे उतना ही प्यार करती थी जितना बचपन में करती थी, और मिश्का भी दिल से सिर्फ मेरी ही थी। चलो अब बहुत हो गया इमोशनल रोना धोना, अभी हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। क्यों माँ और मिश्का? हाँ। हाँ। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर लावण्या और मिश्का दोनों की शराब और जुए की बुरी लत छूट जाती है, और फिर घर आकर वो चारों खुशी से एक हंसते गाते परिवार की तरह फिर से रहने लगते हैं, और आगे चलकर दोनों सास बहू मिलकर एक बुटीक भी खोलते हैं और काम और गृहस्थी पर ध्यान लगाते हैं।
रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक साथ ही एक घर में रहती हैं। इन चारों की सास सुशीला जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का मात्र एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं में आपसी प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर पर उसकी बहन आई। सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ जी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है, मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है बहुएं आ जाने से घर की खुशियां आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक रोमा और मीनू के लड़ने की आवाज आई। मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना पड़ेगा रोमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी चारों बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों सारा दिन आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है और ना जिंदगी। इसलिए आज तुम सब मुझे यह बता दो कि तुम चाहती क्या हो। माँ जी, आप हम सबको अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। मैंने अपने चारों बेटों को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, अच्छा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए, अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उसने चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने अपनी एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन रितु और टीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू लगाई है, पोछा भी नहीं लगाया। हाँ माँ जी, आपने तो लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लेकर आई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ ले आई, लेकिन आपके लिए एक भी नहीं लेकर आई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। माँ जी, आपने रितु को सर पर ही चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है। आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए, मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला अपनी चारों बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभियों के ताने सुनती हूँ। मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो गया हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पीसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ।
माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। माँ, माँ कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। माँ, आप इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, हम सब साथ में नहीं रह सकते। हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और आपकी बहुओं में 24 घंटे जो लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है। तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे यह घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिनों बाद उस पुराने घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब कि आप हम में से किसके साथ रहेंगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरा दिन नीचे अकेली रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मेरे सारे बेटों को मुझसे छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। एक गांव में मोहित नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे। मोहित की माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अर्ध विक्षिप्त सा व्यवहार कर रही थी। मोहित उन्हें संभालने के साथ साथ घर खर्च के लिए चूड़ी बेचने का कार्य करता था। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। गर्मी के दिनों में सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में कोई चूड़ी खरीदने कैसे बाहर आता। सारी दोपहर मोहित चूड़ी बेचने के लिए गली गली भटक रहा था, मगर आज उसकी बोनी भी नहीं हुई थी। प्यास से गला सूख रहा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। यदि आज चूड़ियां नहीं बिकी तो घर पर चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के ऊपर कुछ परियां आई हुई थी। मोहित को सोते देखकर परियां उसके आसपास मंडराने लगी। तभी एक परी की निगाह चूड़ियों की टोकरी पर गई। ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर परी बहुत खुश हो गई। देखो, यहाँ पर इतनी सारी चूड़ियां रखी हैं। हम सब लोग ये चूड़ियां पहन लेते हैं। हमारे हाथ में कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर लगेगी। सारी परियां चूड़ी पहनकर वहाँ बहुत देर तक नाचती रहती हैं। हम लोगों ने चूड़ियां ले तो ली, मगर हमने इसकी कीमत तो इस बच्चे को दी नहीं। हाँ, इस बच्चे को इन चूड़ियों की कीमत देनी चाहिए। सारी परियां वहाँ पर ढेर सारी अशरफियां और खाने का सामान रखकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद पेड़ पर चिड़ियों के शोर से जब मोहित की आंख खुलती है तो अपने पास ढेर सारा खाना और रुपये देखकर मोहित हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, चूड़ियों की टोकरी खाली है। लगता है किसी ने चूड़ियों के बदले ये सारा सामान रखा है। माँ को जब पता चलेगा तो माँ कितनी खुश हो जाएंगी। आज तो सारी चूड़ियां बिक गई। मोहित खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है और फटाफट खाना खाती है। मोहित अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश होता है। मोहित, बड़े दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है।
लगता है आज चूड़ियां बेचने से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। माँ आज सारी चूड़ियां किसी ने खरीद ली। मुझे नहीं पता, मगर उसने मेरी चूड़ी की कीमत से ज्यादा पैसे और ये सारा खाना मुझे दे दिया। लगता है किसी को तो दया आ गई है। अगले दिन मोहित दोबारा उन पैसों से चूड़ियां खरीदकर गांव में बेचने जाता है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, बहू बेटियों के लिए चूड़ियां ले लो। उस दिन भी मोहित सारे गांव में चूड़ियां बेचने के लिए घूम रहा था, मगर किसी ने उसकी चूड़ियां नहीं खरीदी। हार कर वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थकान के कारण उसे नींद आ गई। ये देखो, कल वाला लड़का, देखते हैं आज ये क्या लेकर आया है। सारी परियां मोहित के आसपास खड़ी हो जाती हैं। मोहित की टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर वे परियां दोबारा उसकी सारी चूड़ियां पहन लेती है और बदले में ढेर सारा रुपया और खाना देकर चली जाती हैं। मोहित आज भी रुपए और खाना देखकर हैरान था। ये क्या, आज भी किसी ने मेरी सारी चूड़ियां ले ली हैं और बदले में मुझे पैसे और खाना दिया। कोई तो है जो मेरी छुप छुप कर मदद कर रहा है, मगर कौन है? वो सामने क्यों नहीं आता? मोहित वो पैसे और खाना लेकर अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसने सोच लिया था कि अब जो उसकी मदद कर रहा है वो उसके बारे में जानकर ही रहेगा। आज भी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वो कोई चूड़ी नहीं बेच पाया। वो उसी पेड़ के नीचे जाकर उदास सा बैठ गया। मेरी जो मदद कर रहा था, हो सकता है वो आज वापस मेरी मदद करने आ जाए। मैं आज ही उसका इंतजार करता हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि मेरी मदद कौन करता है। इस तरह रोज रोज किसी से अपने सामान की ज्यादा कीमत नहीं ले सकता मैं। ये सोचते हुए मोहित वहीं पर सोने का अभिनय करते हुए सो गया। कुछ देर में वापस उसके आसपास सारी परियां एकत्रित हो गई। सारी परियां चूड़ी पहनकर बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही एक परी उसकी टोकरी में पैसे रखने के लिए आई, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम और इस तरह मेरी चूड़ी क्यों लेकर जाती हो? मैं परिदेश की राजकुमारी हूँ। तुम्हारी चूड़ी के दाम चुकाकर ही तो चूड़ी लेकर जाती हूँ। वो तो है, मगर आप इस तरह चोरी छुपे क्यों ले जाते हो? मुझसे मांग लेते। हम किसी इंसान से बात नहीं कर सकते। मेरा हाथ छोड़ दो। यदि किसी परी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया तो मेरा परी लोग से बहिष्कार कर देंगे। नहीं, तुम्हारा हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है परी जादू कर सकती है। हाँ, परियां जादू कर सकती हैं। क्या तुम्हें कोई जादू देखना है? जादू नहीं देखना है, बल्कि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है। जिंदगी बदलना है? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हो, कोई मेरी चूड़ी नहीं खरीदता है। मेरा घर खर्च चूड़ी बेचने से ही चलता है। मेरे पिताजी नहीं है और माँ भी इस हालत में नहीं है कि वो कोई काम कर सके। मुझे पढ़ाई करनी है, मगर मैं स्कूल नहीं जा पाता। आप कुछ ऐसा करो कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा सकूं। एक साथ इतनी सारी बातों का हल तो मुश्किल है, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पहले मेरा हाथ छोड़ो। यदि हाथ छोड़ दिया तो आप गायब हो जाएंगे। सुनो, मैं गायब नहीं होंगी। वो मोहित को लेकर अपने साथ परियों की दुनिया में चली गई। खूबसूरत सी जगह को देखकर मोहित हैरान था। अरे, ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सी दुनिया है? ये परियों की दुनिया है, जहाँ पर हम परियां रहती हैं। परी ने उसके पिता से मिलवाया। पिताजी, ये बहुत मुश्किल में है। मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। मगर बेटा, तुम किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती। ये परी लोक के कानून के खिलाफ है। पिताजी, मगर इसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। यदि हम लोग ऐसे वक्त में इसकी मदद नहीं करेंगे तो हमारे होने का क्या फायदा? मगर इतना समझ लो बेटा, यदि तुम इसकी मदद करो तो हो सकता है तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाए। पिताजी, मुझे मेरी जादुई शक्तियों से ज्यादा इस बच्चे की फिक्र है। यदि मेरी शक्तियों की कीमत पर भी ये बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस बेटा, यही सुनना था मुझे। मुझे मेरे संस्कारों पर गर्व है।
क्योंकि मेरे बच्चे अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। हम दोनों मिलकर इसकी मदद करेंगे। कहते हुए राजा ने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र का जाप करने लगे। उन दोनों के मंत्र के जाप के प्रभाव से उनके सामने एक जादुई रुमाल आ गया। मोहित, देखो, ये जादुई रुमाल है। इस रुमाल से तुम एक दिन में कोई भी एक विश मांग सकते हो। ये तुम्हारी विश पूरी कर देगा, मगर ध्यान रखना, तुम लालच नहीं कर सकते। यदि तुमने लालच किया तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ गरीब की मदद की। अब मैं इस रुमाल के जरिए लोगों की मदद करूंगा। यदि तुम लोगों की मदद करोगे तो यह रुमाल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। अपना जादुई रुमाल लेकर मोहित परी देश से वापस आ जाता है। अपनी माँ को जादुई रुमाल के बारे में बताता है। उसकी माँ ये सब कुछ जानकर बहुत खुश हो जाती है। मोहित सबसे पहले जादुई रुमाल की मदद से अपनी माँ को ठीक करता है। अब मोहित खुशी खुशी जादुई रुमाल के साथ रहता था और अब उसे चूड़ी बेचने भी नहीं जाना पड़ता था।